आपका लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? स्वर आपके कंप्लीट हो गए थे, स्वरों का जो प्रकार था, स्वरों के जो वर्गीकरण थे, ये मैंने आपको करवा दिया था। आज इसमें देखो वर्णमाला के अंदर अगला जो भाग है आपका व्यंजन। सबसे पहले हम व्यंजनों की बात करते हैं कि व्यंजन होते कितने हैं, और उसके बाद फिर हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन कितने होते हैं तो आप कितना बोलोगे? 33 बोलोगे। अगर आपसे कोई व्यंजनों की संख्या पूछता है तो आप कितना बोलोगे? 33 बोलोगे। और अगर आपसे कोई स्वरों की संख्या पूछता है तो आप कितना बोलोगे? 11 बोलोगे। लेकिन यदि आपसे कोई वर्णों की संख्या पूछता है तो वर्णों की संख्या 44 भी होती है, वर्णों की संख्या 52 भी होती है, और वर्णों की संख्या 56 भी होती है। अब कब आप 44 आंसर दोगे, कब आप 52 आंसर दोगे, कब आप 56 आंसर दोगे, उसको तब देखेंगे जब आप पहले व्यंजन पढ़ लेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आपका व्यंजन से। तो व्यंजन कितने होते हैं? मैंने आपको बोला कि आप आंसर दोगे कि व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 33 आपके व्यंजन होते हैं। अब इन व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं? इनमें से आपका स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो व्यंजन। तो इस व्यंजन में मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम व्यंजनों की जो संख्या बताएंगे वो कितने बताएंगे? 33। अब ये 33 व्यंजन कैसे होते हैं, इन्हीं के बारे में हमने अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखो, आपने वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला में जब आप व्यंजन पढ़ते हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क से। आप क, ख, ग, घ, अंग ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद आप च, छ, ज, झ, य ऐसे पढ़ते हैं। फिर आप ट, ठ, ड, ढ और अण। उसके बाद आप त, थ, द, ध और न, और उसके बाद आप प, फ, ब, भ और म। तो सबसे पहले हम इन 25 व्यंजनों का अध्ययन करते हैं कि इन 25 व्यंजनों को कैसे आपका वर्गीकृत किया गया है। तो व्यंजन होते क्या हैं? जैसे आपने स्वर बताया था, मैंने आपको बोला था कि जो स्वर होते हैं वो क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है। मतलब जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से करते हैं, या फिर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। व्यंजन क्या होगा? जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। स्वर आपका क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है, लेकिन व्यंजन आपका स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। स्वरों का उच्चारण हम बिना किसी वर्ण की सहायता से करते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। फिर मैंने आपको बोला कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से एक हवा निकलती है, उस हवा को हम क्या बोलते हैं? प्राणवायु बोलते हैं। तो स्वरों के केस में मैंने आपको यह बोला था कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राणवायु होती है, मुंह से निकलने वाली जो हवा है जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, वो प्राणवायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। लेकिन जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से निकलने वाली जो प्राणवायु है वह मुंह के किसी न किसी अवयव से अवयव से टकरा के क्या निकलती है? बाहर निकलती है। कब? जब हम व्यंजनों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क वर्ग की। अब जब हम क वर्ग की बात करेंगे तो ये वाला लाइट बंद कर देना। जब हम क वर्ग की बात करेंगे तो क वर्ग में देखो सबसे पहला जो वर्ग है क वर्ग है। ठीक, अब इस क वर्ग में कौन कौन से आपके वर्ण हैं? इस क वर्ग में एक आपका क्या है? क है, दूसरा आपका क्या है? ख है, तीसरा आपका क्या है? ग है, चौथा आपका क्या है? घ है, पांचवा आपका क्या है? अंग है। ठीक, तो इस क वर्ग में आपके कितने व्यंजन हैं? 5 व्यंजन हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं आपके? क, ख, ग, घ और अंग। ध्यान रखना, आप हर वर्ग से एक नई चीज सीखोगे। ध्यान रखना, आप हर वर्ग से एक नई चीज सीखोगे। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर करवा दूं। ये वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं शिरोरेखा, और ये वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं खड़ी पाई। किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी भी वर्ण या फिर शब्द के ऊपर जो हम रेखा डालते हैं, उस रेखा को हम बोलते हैं क्या? शिरोरेखा। और किसी भी वर्ण को लिखते समय एक हम जो ऐसे लंबी लाइन डालते हैं, उस लंबी लाइन को हम क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। समझ पा रहे हैं? तो जो ऐसी लंबी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। जो ऐसी तिरछी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। ठीक, उसके बाद ध्यान रखना, इस क को तो हमने क लिख लिया, इस क को लिखते समय हमने खड़ी पाई का प्रयोग किया।
सिरो रेखा तो इसके ऊपर जाएगी जाएगी। इस ख को लिखते समय भी हमने खड़ी पाई का प्रयोग किया, इस ग को लिखते समय भी हमने खड़ी पाई का प्रयोग किया, इस घ को लिखते समय भी हमने खड़ी पाई का प्रयोग किया। लेकिन एक चीज और समझना, लेकिन जब इस अंगों को लिखते हैं तो इस अंगों को हमने कैसे लिखा, देखो सबसे पहले हमने एक ड जैसी आकृति बनाई और इसके आगे हमने क्या लगा दी, एक बिंदु लगा दी, और इस बिंदु का आपसे नाम पूछा जाता है और इस बिंदु का आप नाम क्या बोलोगे, पंचमाक्षर बोलोगे। समझ पा रहे हैं, इस बिंदु का नाम क्या बोलोगे, पंचमाक्षर। देखो हिंदी में वर्ण के साथ 4 प्रकार की बिंदु आपकी लगाई जाती हैं। एक बिंदु आपकी क्या होती है, एक बिंदु जो आप वर्ण के क्या लगाते हैं, आगे लगाते हैं, और एक बिंदु जो आप वर्ण के क्या लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, एक बिंदु जो वर्ण के क्या लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, और एक बिंदु जो वर्ण के क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं। समझ पा रहे हैं, तो किसी भी वर्ण के जो आगे बिंदु लगती है उस बिंदु को हम बोलते हैं पंचमाक्षर। और जो ये पंचमाक्षर है ये हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक वर्ण के पीछे लगती है, क वर्ग का 5वां। इतना क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला कि वर्ण के आगे लगी हुई बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, और ये जो पंचमाक्षर है वो हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक वर्ण के आगे लगती है, और वो वर्ण कौन सा है, क वर्ग का कौन सा, 5वां। इतना क्लियर हो गया, ठीक। तो वर्ण के आगे लगी बिंदु को आप क्या बोलेंगे, पंचमाक्षर बोलेंगे। उसके बाद दूसरी बिंदु है वर्ण के नीचे लगी हुई बिंदु। अब वर्ण के नीचे लगी हुई जो बिंदु है उस बिंदु को हम बोलते हैं ताड़नजाल। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ताड़नजाल। समझना, वर्ण के आगे लगी हुई बिंदु कौन सी है, पंचमाक्षर, और नीचे लगी हुई बिंदु कौन सी है, ताड़नजात। अब इस ताड़नजात बिंदु का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, ये ताड़नजात बिंदु कहां पे लगती है, जरा उसको समझना। देखो ट वर्ग का तीसरा और चौथा जो वर्ण होता है, अगर आप ट वर्ग की बात करेंगे तो ट वर्ग का मतलब क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ और अण। तो ट वर्ग का तीसरा जो होता है वो ड होता है, और ट वर्ग का चौथा जो होता है वो ढ होता है। अगर तुम ड को लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो, और अगर तुम ढ को लिखते हो तो इस तरीके से लिखते हो। ये हो गया ड और ये हो गया ढ। लेकिन इसी ड के नीचे अगर आप बिंदु लगा देते हो और इसी ढ के नीचे आप बिंदु लगा देते हो तो सबसे पहले तो हम इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ताड़नजात बिंदु। और दूसरा, जब आप ड के नीचे बिंदु लगाते हैं, ढ के नीचे बिंदु लगाते हैं, तो तब ये ड और ढ नहीं रह जाता है, तब ये अडे और अढे हो जाता है। तब इसका जो उच्चारण होगा वो अडे और अढे होगा। समझ पा रहे हैं, इतना क्लियर हो रहा है, पक्का समझ रहे हैं, ठीक। तो देखो मैंने आपको बोला कि हिंदी वर्णमाला में ट वर्ग का तीसरा होता है ड और ट वर्ग का चौथा होता है आपका ढ। तो जब आप इस ड और ढ को लिखते हैं तो ड और ढ को अगर लिखते हैं तो ये हो गया आपका ड, ये हो गया आपका ढ। बिना बिंदु के अगर आप लिख रहे हैं तो ये ड हो गया, ये ढ हो गया। लेकिन अगर आप इसके नीचे ताड़नजात बिंदु लगा देते हैं, ये बिंदु लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ताड़नजात बिंदु, और तब जाके ये क्या हो जाएगा, अडे और अढे। तब हम उच्चारण क्या करेंगे, अडे और अढे। अभी जब ट वर्ग आएगा तो इसका हम ज्यादा डीप बाद में करेंगे कि कहां पे इनका अंग्रेजी मीनिंग क्या होती है, इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इनके और नाम क्या होते हैं। इतना समझ गए, ताड़नजात बिंदु को समझ गए हैं, ठीक। उसके बाद देखो, अब मैंने आपको बोला कि ये वाली बिंदु जो वर्ण के पहले बिंदु होगी उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। जो वर्ण के पहले बिंदु होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह। अब ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कहां होता है जरा समझना। देखो 5 वर्ण हैं आपके, एक है आपका क, एक है आपका ख, एक है आपका ग, एक है आपका ज और एक है आपका फ। तो ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्ण के पहले अगर आप बिंदु लगा देंगे, इन 5 वर्ण के पहले अगर आप बिंदु लगा देंगे तो अब ये हिंदी वर्ण वाला के वर्ण नहीं रह जाएंगे, अब ये अरबी फारसी के वर्ण रह जाएंगे। आप देखोगे जब आप अरबी फारसी के शब्द पढ़ोगे, जब आप अरबी फारसी के शब्द पढ़ोगे तो अरबी फारसी के जो शब्द होंगे उन शब्दों में अगर ये वर्ण कहीं लिखे होंगे तो इन वर्णों से पहले क्या होगा, ये चिन्ह होगा, और इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। समझ गए हैं। लेकिन बात करते हैं हम एनसीईआरटी की। अब जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी इन 5 को अरबी फारसी नहीं मानता है, वो जो मानता है वो किसको मानता है, ख, ज और फ को। अगर आप आंसर कैसे देंगे, आप ध्यान से सुनना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सा वर्ण आपका अरबी फारसी का है, या हिंदी में अरबी फारसी के कितने वर्ण हैं,
ठीक है। हिंदी में अरबी फारसी के कितने वर्ण हैं, तो आप बोलोगे कौन से वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं। क्यों, जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी इन 5 को नहीं बल्कि किसको मानती है, 3 को क्या मानती है, अरबी फारसी का। लेकिन जब आप ये वर्ण लिखेंगे बिना बिंदु के लिखेंगे, सपोज दैट आप क लिखते हैं, सपोज दैट आप ख लिखते हैं, सपोज दैट आप ग लिखते हैं, सपोज दैट आप ज लिखते हैं और सपोज दैट आप फ लिखते हैं, तो क ख ग ज फ जब तक इनके आगे बिंदु नहीं होगी तब तक ये क्या होंगे, हिंदी वर्णमाला के होंगे। लेकिन जैसे इनके आगे बिंदु लग जाएगी तो तब ये हिंदी वर्णमाला के नहीं होंगे, तब ये क्या होंगे, अरबी फारसी के वर्ण होंगे। अब अरबी और फारसी दोनों को मैं एक साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो अरबी फारसी भाषा होती है इनकी लिपि एक ही होती है। कौन सी लिपि, अरबी लिपि होती है, इसको हम एक साथ बोलते हैं क्या, अरबी फारसी। समझ गए, नुक्ता चिन्ह समझ गए हैं। अब एनसीईआरटी के हिसाब से किन 3 वर्णों में नुक्ता लगता है, ख ज और फ। आंसर क्या देंगे आप, 3 देंगे, कौन सा, ख ज और फ। लेकिन 1913 में भाषा विभाग के एक निदेशक थे, भाषा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितार ए हिंद उनकी उपाधि है। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी वर्णमाला में इन 5 वर्णों को क्या मानते हैं, अरबी फारसी के वर्ण मानते हैं। किनको, क ख ग ज फ। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार ये 5 क्या हैं, अरबी फारसी के हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से ख ज और फ ये क्या है, एनसीईआरटी के 3 वर्ण हैं। एनसीईआरटी में इन 3 को अरबी फारसी का वर्ण माना जाता है। समझ गए, नुक्ता चिन्ह समझ गए, पक्का समझ गए हैं, क्लियर हो गया है। उसके बाद जो अगला चिन्ह है वर्ण के ऊपर लगा हुआ, तो वर्ण के ऊपर लगी हुई बिंदु आपकी क्या कहलाती है, अनुस्वार। और ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखा कि अनुस्वार क्या होती है। ठीक, अब देखो ये जो अनुस्वार है ये वर्ण के ऊपर लगती है। अब जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने इन दोनों को, एक था आपका अनुस्वार और एक था आपका क्या, विसर्ग। वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि इनको आप क्या बोलते हो, अयोगवाह वर्ण बोलते हो। क्या बोलते हो, अयोगवाह। क्यों अयोगवाह बोलते हो, अयोगवाह इसलिए बोलते हो क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं ये आपका सिर्फ स्वरों के साथ जुड़ते हैं, ये आपका व्यंजन के साथ नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह वर्ण। तो हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होगी, 2। एक कौन सा, अंग, एक कौन सा, अह। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसमें देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में होता है। सपोज दैट मैंने एक शब्द लिख दिया कंठ। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार ये तो बोल रहा है कि जो अनुस्वार होता है वो स्वर के ऊपर लगता है, यहाँ पे तो अनुस्वार जो है ये व्यंजन के ऊपर लग गया है, क के ऊपर अनुस्वार लग गया है। नहीं, ये क के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है। देखो जैसे आप इस क को लिखेंगे तो आपने 12 खड़ी पढ़ी होगी। जब आप 12 खड़ी पढ़ते हैं तो 12 खड़ी पढ़ते समय क, का, की, कु ये सब पढ़ते हैं आप। तो इसमें होगा क्या, उस क में जब अ का स्वर होगा तब जाके वो क बनता है, उस क में जब आ का स्वर होगा तब जाके वो का बनता है, उस क में जब ई का स्वर होगा तब जाके वो की बनता है। ऐसे ही यहाँ पे जो क है, इस क में से स्वर अलग कर दिया। अगर किसी भी वर्ण में से आप स्वर अलग करोगे तो उसके नीचे क्या लगेगा, हलंत, और हलंत हटेगा तो उसका मतलब वहां पे स्वर क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक, इसमें से स्वर हटा दिया, जब स्वर हटा दिया तो इसमें स्वर किसका लगा, अ। और अब जो अ है, ये जो अनुस्वार है वो किसके ऊपर लगा, अ के ऊपर। तो इस क में अब जो स्वर आएगा वो किसका आएगा, अंग का। तो ये होगा कंग और ये हो गया ठ, तो ये हो गया कंठ। समझ गए, समझ गए। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बोला कि क वर्ग, और इस क वर्ग के अंदर जो वर्ण आते हैं वो कितने वर्ण आते हैं, 5। एक कौन सा, क, एक कौन सा, ख, एक कौन सा, ग, एक कौन सा, घ, और एक कौन सा, अंग। इतना क्लियर हो गया, समझ गए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं। उसके बाद अगला वर्ग कौन सा होगा, च वर्ग। ठीक, अगला जो वर्ग आपके पास है वो है आपका च वर्ग। अब इस च वर्ग में भी कितने वर्ण होंगे, 5। क्यों वर्ग इसलिए बोल दिया है, ऐसा नहीं कि वो कोई स्टैंडर्ड है, कोई मानक है, नहीं, अपने पढ़ने के हिसाब से हमने इनको बना लिया है। क्योंकि क वर्ग में भी कितने हैं, 5, च वर्ग में भी कितने हैं, 5। ठीक, अब च वर्ग में कौन से 5 हैं, एक है आपका च, एक है आपका छ, एक है आपका ज, एक है आपका झ, और एक है आपका य। ठीक है, च, छ, ज, झ, य। अब इसमें से क्या सीखना है, इस वाले वर्ग में से आपने झ के बारे में सीखना है। अब झ क्या है, देखो अगर आप पुराने ग्रंथ वगैरह देखते हो, तो उन ग्रंथों में एक इस तरीके से वर्ण आपको दिखता है। ये होता है झ का अमानक रूप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी का अमानक वर्ण। यानी समझना, अगर आप पुराने कोई ग्रंथ वगैरह देखते हो, पुराने कोई उपनिषद वगैरह देखते हो, तो उनमें इस तरीके से झ दिखेगा आपको। ये जो
वर्ण है ये पुराने ग्रंथों में किसके लिए यूज होता है? झ के लिए। मतलब अगर आप पुराने ग्रंथ देखते हो तो उन पुराने ग्रंथों में झ को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अब हिंदी में इसको मानक रूप नहीं दिया गया है। अब हिंदी में इसको मानक वर्ण नहीं माना गया है। जो देवनागरी लिपि है उस देवनागरी लिपि ने इसको अमानक वर्ण घोषित कर दिया है, इसको हिंदी का मानक वर्ण नहीं बताया है, इसलिए अब हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम किस झ को लिखते हैं? इस झ को लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कोई हिंदी का अमानक वर्ण कौन सा है, यही हिंदी का क्या है? अमानक वर्ण। क्यों? क्योंकि पहले इस झ को इस प्रकार लिखा जाता था, लेकिन अब देवनागरी लिपि के जो स्टैंडर्ड हैं, देवनागरी लिपि के जो मानक हैं, उन मानकों को ये पूर्णतः फुलफिल नहीं करता है, इसलिए अब इसको हम क्या बोलते हैं? अमानक वर्ण बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? ठीक। उसके बाद देखो फिर आपका अगला च वर्ग हो गया। उस च वर्ग के बाद अगला वर्ग कौन सा है? ट वर्ग। ठीक। अब ट वर्ग, अब इस ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, फिर कौन सा आता है? ठ, फिर कौन सा आता है? ड, फिर कौन सा आता है? ढ, और फिर कौन सा आता है? अण। ठीक। और यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था किसकी? ड और ढ की। ठीक। मैंने आपको बोला कि अगर ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं होती है, कौन सी बिंदु होती है? वो ताड़नजात बिंदु। अगर ड और ढ के नीचे बिंदु नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड और ढ बोलेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप ड और ढ के नीचे, जैसे आप ड के नीचे बिंदु लगाते हैं, ढ के नीचे बिंदु लगाते हैं, तो तब आप इसको ड और ढ नहीं बोलेंगे, तब आप इसको क्या बोलेंगे? अडे और अढे। ठीक है। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ताड़नजात। जब इस बिंदु को ताड़नजात बोलते हैं तो इसीलिए इन वर्णों को भी क्या बोलते हैं? ताड़नजात वर्ण बोलते हैं। क्या? ताड़नजात वर्ण। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी है, क्या बोलोगे? 2। और अगर आपसे ड के नीचे बिंदु आगे, ढ के नीचे बिंदु आगे बोलेगा ये कौन से वर्ण है, तो आप क्या बोलोगे? ताड़नजात। ठीक। अब एक नाम इनका क्या है? ताड़नजात है। दूसरा नाम क्या है इनका? उच्छिप्त। क्या है? उच्छिप्त। ताड़नजात बोलो या फिर उच्छिप्त बोलो, या फिर इनको क्या बोलते हैं? फेंके हुए, या फिर इनको क्या बोलते हैं? फेंके हुए, या फिर इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण, या फिर क्या बोलते हैं? द्विगुण। क्या बोलते हैं? द्विगुण। अगर आपसे बोलता है कि ताड़नजात वर्णों की संख्या कितनी? 2, अडे और अढे। अगर आपसे बोलता है उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 2, अडे और अढे। फेंके हुए व्यंजन कितने? 2, अडे और अढे। द्विगुण व्यंजन कितने? 2, अडे और अढे। द्विगुण क्यों बोल रहे हैं? द्विगुण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 गुण रख रहे हैं, एक ड और ढ का, एक अडे और अढे का। समझ गए? अब देखो थोड़ा सा फिर आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे। अब क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं इसको जरा सुनो। देखो होता क्या है, अब ध्यान सुनना। ठीक है, क्या होता है जरा ध्यान सुनो। देखो सपोज दैट अगर आप डॉ को लिखेंगे तो डॉ को किस तरीके से लिखेंगे? अंग्रेजी में आप डी इस तरीके से लिखेंगे, स्पेलिंग डी से तो शुरू होगी। अगर आप ढ की स्पेलिंग शुरू करेंगे तो ढ की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? डी एच लिखेंगे, लिखेंगे ना। डॉ की स्पेलिंग डी से तो शुरू करेंगे, डी ए ऐसे ही तो शुरू करेंगे, और ढ की स्पेलिंग कैसे शुरू करेंगे? डी एस से। लेकिन जब आप अड़े और जब आप अढ़े की स्पेलिंग शुरू करते हैं, ठीक, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा भीलवाड़ा, आपने एक शब्द सुना होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में लास्ट में डॉ थोड़ी होता है, अड़े होता है। क्या होता है? अड़े होता है। इसीलिए भीलवाड़ा की स्पेलिंग में लास्ट में क्या लिखते हैं? आरे। लिखते हैं या नहीं लिखते? भीलवाड़ा की स्पेलिंग में लास्ट में डॉ होता तो डीए लिखते, लास्ट में क्या है? अड़े है, इसलिए क्या लिखते हैं? आरे। हो गए ना अलग अलग दोनों, हो गए। पिथौरागढ़ में आ जाओ, पिथौरागढ़ की स्पेलिंग में लास्ट में क्या लिखते हो? आर एस लिखते हो, इसलिए वो ढ नहीं है। ढ होता तो डी एस लिखते, वो अढ़े है, इसलिए उसको क्या लिखते हैं? आर एस लिखते हैं। लिखते हो या नहीं लिखते हो? समझ गए? समझ गए हैं? अड़े और अढ़े का कंसेप्ट समझ गए? ठीक। उसके बाद देखो, अब यहां पे थे आप कौन से में? ठीक है, ट वर्ग में। ठीक, उसके बाद देखो अगला जो वर्ग है वो कौन सा वर्ग है? त वर्ग। ठीक, अब किसकी बात करेंगे हम? त वर्ग की। ठीक, अब त वर्ग में से क्या सीखना है? इसको हम क्या बोलते हैं? ड ढ बिंदु लग जाएंगे, ताड़नजात बिंदु, तो ताड़नजात वर्ण, द्विगुण व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और फेंके हुए व्यंजन। क्लियर? उसके बाद अगला वर्ग है त वर्ग। अब त वर्ग में क्या आएगा? त, फिर आपका क्या आएगा? थ, फिर आपका क्या आएगा? द, फिर आपका क्या आएगा? ध, और फिर आपका क्या आएगा? न। और इस वर्ग से आपने क्या सीखना है? देखो मैंने आपको बता रखा, अगर किसी भी वर्ण को लिखते समय, किसी भी वर्ण को लिखते समय उसके ऊपर गोल बिंदु जैसी बनती है तो उस वर्ण के ऊपर कभी भी शिरोरेखा नहीं जाती है। ठीक, जैसे इस त वर्ग में आपने 2 वर्ण देखे, एक वर्ण देखा आपने थ, एक वर्ण देखा आपने ध।
अगर आप थौ को देखेंगे तो थौ के ऊपर यहाँ पे क्या बनी है, बिंदु, तो इसके ऊपर से कभी भी सिरोरेखा नहीं जाएगी। अगर इसके ऊपर से सिरोरेखा जाएगी तो ये य बन जाएगा, समझ रहे। दूसरा, ये क्या लिखा आपने, ध, इस ध में ऊपर क्या लगी है, बिंदु, तो इसके ऊपर बिंदु लगी है तो इसके ऊपर भी सिरोरेखा नहीं जाएगी, सिरोरेखा जाएगी तो ये ध नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, घ। दूसरा, यही रीजन है कि विसर्ग के ऊपर बिंदु नहीं होती, यही रीजन है कि विसर्ग के ऊपर बिंदु नहीं होती। कैसे, सपोज दैट एक शब्द आप बार बार पढ़ते हैं, प्रातः काल, अब ये शब्द अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही शब्द है, ये पूरा एक ही शब्द है, तो के बाद क्या लगा है, विसर्ग लगा है, इसलिए इसके ऊपर लाइन नहीं जाएगी, इसलिए बीच में लाइन कटी है, आप इसको दो शब्द मान लेते हैं, नहीं, ये एक ही शब्द है, प्रातः काल। क्लियर, समझ गए हैं क्या रीजन था। किसी भी वर्ण को लिखते समय अगर ऊपर बिंदु लगी होती है तो उसके ऊपर से कभी भी सिरोरेखा नहीं जाती है, इसीलिए आप क्या बोलते हैं, विसर्ग के ऊपर से सिरोरेखा नहीं डालते हैं। क्लियर, समझ गए हैं। उसके बाद अगला जो है, अगला कौन सा वर्ग है, प वर्ग। अगला वर्ग कौन सा है, प वर्ग, और प वर्ग में क्या है, सबसे पहले प, फिर क्या है फ, फिर क्या है ब, फिर क्या है भ, और फिर क्या है म। इसमें भी आप देखो ये भ लिखा, इसके ऊपर से सिरोरेखा नहीं जाएगी। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्यों बोला वर्गीय व्यंजन, ये पूरा एक वर्ग बना है या नहीं बना है, बना है, तो हिंदी में पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से हमने वर्गीय व्यंजन बना लिए। और कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 और 5, कितने वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल वर्गों की संख्या 5, एक वर्ग में कितने वर्ण, 5, तो कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या 5 गुणा 5 कितना, 25। और इन्हीं को आप स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो मुंह के किसी न किसी भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी। क्लियर। उसके बाद अगला, फिर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन नहीं होंगे, अब क्या होंगे, अंतस्थ। हम इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ, ये थो है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। व्यंजन इस तरीके से भी लिखेंगे, अभी मैं संधि में बता दूंगा अनुस्वार कब होता है, यों कब होता है। ठीक, यहाँ पे आधा यों लिख दिया, ऊपर मैंने अनुस्वार लिखा था। ठीक, दोनों जब संधि पढ़ेंगे तो दोनों ही रूप शुद्ध होंगे। कैसे शुद्ध होंगे वो मैं संधि में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आ जाता है, या तो अनुस्वार आदेश हो जाता है या फिर उस वर्ग का 5वां आदेश हो जाता है। समझ पा रहे हैं। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी, 4। कौन से 4 होते हैं, एक होता है आपका य, एक होता है आपका र, एक होता है आपका ल, और एक होता है आपका व। ठीक, उसके बाद लास्ट क्या होता है आपका, ऊष्म व्यंजन। क्या होता है आपका, ऊष्म व्यंजन। देखो इस तरीके से व्यंजन लिखते हैं। ठीक, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 4। अब 4 में से 3 तो क्या होते हैं, श, और एक क्या होता है, ह। अब कौन से 100 होते हैं, इनके नाम है। पहला जो 100 है उसको हम बोलते हैं तालव्य श। क्यों, क्योंकि जीभ किसको स्पर्श करती है, तालु को। दूसरा 100 क्या है, मूर्धन्य स। मूर्धन्य का मतलब जीभ किसको स्पर्श करती है, मूर्धा को। उसके बाद अगला 100 कौन सा है, दंत्य स। जीभ किसको टच करेगी, दांतों को। और उसके बाद क्या है, ह। तो ये है आपका किसकी संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ठीक, थोड़ा सा ये नीचे हो गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ स्लाइड, ये। ठीक, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 4। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे, श, स, और ह। ये क्या है, तालव्य श। क्यों, क्योंकि जीभ किसको टच करेगी इसको बोलने में, तालु को। ये क्या है, मूर्धन्य स, क्योंकि जीभ किसको टच करेगी, मूर्धा को। तालव्य क्या है, तालव्य मैंने आपको बता रखा, मैंने आपको बताया सबसे पहले मूर्धा देखो। मूर्धा का मतलब जहां पे दांत गड़े हुए होते हैं ना, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो जीभ वहां पे टच करेगी। तालु क्या है, उस मूर्धा से लगते ही आपकी तालु शुरू हो जाती है। जब कोई गर्म चीज खाते हैं तो मुंह से ऊपर खाल निकलने लगती है, तो वो पूरी खाल जहां से निकलती है वो क्या, तालु है। उसके बाद दंत्य, आप तो दांत पता है। तो ये क्या है, जब जीभ तालु को स्पर्श करती है तालव्य श, मूर्धा को स्पर्श करती है मूर्धन्य स, दांत को स्पर्श करती है दंत्य स, और लास्ट में क्या है, ह। इतना समझ गए। तो देखो जो व्यंजन आपके 33 थे, जो व्यंजन आपके 33 थे उसमें से 25 व्यंजन तो आपके ये हो गए। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। उसके बाद 4 व्यंजन ये हो गए, 25 और 4 कितना, 29। उसके बाद 4 व्यंजन ये हो गए, 29 और 4 कितना, 33। तो आप व्यंजनों की संख्या कितनी बोलोगे, 33 बोलोगे। इतना समझ गए। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, बाकी आपका कल चलेगा। ठीक, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, किस आधार पर हमने व्यंजनों को बांटा है, इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, कल। तो सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, कितने कितने व्यंजन, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी, 25।
स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी, अंतःस्थी व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या, अंतःस्थी व्यंजन कौन से, य और ल। ऊष्म व्यंजन कौन से, स स स। क वर्ग में कितने व्यंजन, तो क वर्ग में पंचमाक्षर कहाँ लगता है, क वर्ग के पांचवें के ऊपर। पंचमाक्षर सिर्फ एक की जगह लगता है। पंचमाक्षर कहाँ होती है, वर्ण के आगे। ताड़नजात बिंदु कहाँ होती है, वर्ण के नीचे। ताड़नजात वर्ण कितने, कौन से, अडे और अढे। इनको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं, फेंके हुए व्यंजन। समझ गए हैं, ठीक। इसके बाद आपका कल चलेगा, ठीक।